किया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? सन 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसे 12 अप्रैल सन 2005 को ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से कमजोर समूहों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। NRHM ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से कमजोर समूहों को समान, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना चाहता है। NRHM के तहत अधिकार प्राप्त कार्य समूह EAG राज्यों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में विशेष प्रावधान ध्यान दिया गया है। मिशन का जोर पानी, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य के निर्धारकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक साथ कई कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य स्तरों पर अंतर क्षेत्रीय अभिसरण के साथ पूरी तरह कार्यात्मक समुदाय स्वामित्व वाली विकेंद्रित स्वास्थ्य वितरण प्रणाली स्थापित करने पर है। सामाजिक और लैंगिक समानता। NRHM प्रजनन, मातृ एवं नवजात बाल स्वास्थ्य और किशोर सेवाओं पर केंद्रित है। देखभाल की निरंतरता और जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए रणनीतियों पर जहां जोर दिया गया, वहीं किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य और बाल अस्तित्व के बीच अटूट संबंधों की पहचान है। इसके अलावा एक सत्ता देखभाल मार्ग बनाने के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के विभिन्न स्तरों के बीच समुदाय और सुविधा आधारित देखभाल को जोड़ने और रेफरल को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। शुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है? तरबूज की। शुगर बेबी इस किस्म के उपयोग मुख्य रूप से सब्जी की खेती और छोटे बागीचे के लिए किया जाता है। यह किस्म मीठी, गुलाबी और मोटे और काले छिलके वाली और आइस बॉक्स में फिट होने के लिए छोटी होती है। यह शुरुआत और मौसम की किस्त है जो अंकुरण के लगभग 75 दिनों में परिपक्व हो जाता है। फसल वैज्ञानिक नाम कुल। तरबूज, खरबूज, टिंडा, कचरी। इसके कुल का नाम कुकुर बिटेसी है। तरबूज का वैज्ञानिक नाम सिट्रुलस लैनार्टस, खरबूज का कुकुमिस मेलो, टिंडा का प्रेसिट्रुलस फिस्टुलोसस, कचरी का कुकुमिस मेलो एल ममोरडिका समूह। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का वर्णन करता है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन है। इसमें कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेंगे जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद यह क्या है? अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग वही अर्थ है जो भाग 3 में मौलिक। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 37 निर्देश सिद्धांतों का अनुप्रयोग। अनुच्छेद 37 कहता है कि देश में शासन में सिद्धांतों और बुनियादी बातों और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 38 लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए बताता है। न्यायिक द्वारा सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक को अनुमत एवं सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए और असमानता को दूर करना। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत। अनुच्छेद 39 आजीविका, सार्वजनिक माल उचित वितरण, धन की संकेंद्रण की रोकथाम, समान
वेतन, समान काम, स्वास्थ्य और कार्यकर्ता और बच्चों की ताकत और बच्चों के स्वास्थ्य विकास को बताता है। अनुच्छेद 39 ए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन और उन्हें स्वशासन के लिए एक इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियों और अधिकारों के साथ समर्थन। अनुच्छेद 42 काम और मातृत्व राहत की उचित और मानवीय स्थिति के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए रहने की मजदूरी आदि और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना और सभी श्रमिकों के लिए उच्च जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर का एक साम्य मानक। अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 भी एक सहकारी समिति का प्रचार और स्वैच्छिक गठन को बढ़ावा देने के लिए स्वायत्त कागजात, लोकतांत्रिक नियंत्रण और सहकारी समितियों के पेशेवर प्रबंधन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 राज्य का कर्तव्य पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन और गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और सूखे मवेशियों के वध पर रोक लगाने और उनकी नस्ल में सुधार करने के लिए। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वन्य जीवों की सुरक्षा। अनुच्छेद 39 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 राज्य की सार्वजनिक सेवा में कार्यपालिका से न्यायपालिका की विभाजन। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए समान बढ़ाने के लिए और राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखना और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करना। फसल क्षति बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया गया था 18 फरवरी सन 2016 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY फसल क्षति बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी सन 2016 को शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना फसलों की विफलता के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करती है और किसानों की आय को स्थिर करने में मदद करती है। इसमें सभी खाद्य और तिलहन फसलों को भी शामिल किया गया है। यह योजना सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। फसल ऋण लेने वाले किसानों के लिए यह अनिवार्य है। यह कृषि मंत्रालय द्वारा प्रशासित और निगरानी की जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY यह योजना जल संरक्षण और उसके प्रबंधन को प्राथमिकता देती है। यह प्रति बूंद अधिक फसल के नारे के आधार पर जल उपयोग दक्षता में सुधार करने में मदद करता है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हापुड़। उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का विवरण। अनुमानित जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख। लिंग अनुपात 912, बाल लिंग अनुपात 902 और साक्षरता 67.68। निम्नलिखित में कौन सा समिति एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है? मुखर्जी समिति, श्रीवास्तव समिति, बजाज समिति,
जुंगलवाला समिति जुंगलवाला समिति समिति जिसे स्वास्थ्य सेवाओं के एकीकरण पर समिति के रूप में जाना जाता है, इसकी स्थापना 1964 में डॉक्टर एन जुंगलवाला की अध्यक्षता में की गई थी। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन और शिक्षा संस्थान वर्तमान में NIHFW के निदेशक हैं। समिति ने एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया: विभिन्न समस्याओं के लिए खंडित दृष्टिकोण के बजाय सभी समस्याओं के लिए एकीकृत दृष्टिकोण वाली सेवा। एक ही प्रशासक के स्तर पर काम कर रहे बीमार की चिकित्सा देखभाल और पारंपरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और पदानुक्रम के सभी स्तरों पर एकीकृत तरीके से संचालन करना। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए प्राथमिकता के साथ एक बिंदु प्राप्त करना। देश में स्वास्थ्य संगठन के सभी स्तरों पर एकीकृत के लिए निम्नलिखित कदमों की सिफारिश की गई: एकीकृत संवर्ग, सामान्य वरिष्ठता, अतिरिक्त योग्यता की मान्यता, समान काम के लिए समान वेतन, विशेष कार्य के लिए विशेष वेतन, सरकारी डॉक्टरों द्वारा निजी प्रथा का उन्मूलन, इनकी सेवाओं शर्तों में सुधार। मुखर्जी समिति 1966 में परिवार नियोजन, चेचक, कुष्ठ रोग, ट्रैकोमा, NMEP, रखरखाव चरण आदि जैसे जन कार्यक्रमों की कई गतिविधियां राज्यों के लिए धन की कमी के कारण इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना मुश्किल बन रही थी। इस समस्या पर गौर करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री मुखर्जी की अध्यक्षता में राज्य के स्वास्थ्य सचिवों की एक समिति गठित की गई। समिति ने बुनियादी स्वास्थ्य सेवा जिसे ब्लॉक स्तर पर प्रदान किया जाना चाहिए और प्रशासन के उच्च स्तरों पर कुछ परिमाणी सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता के विवरण पर काम किया। श्रीवास्तव समिति 1975 में यह समिति 1974 में चिकित्सीय शिक्षा और सहायता जनशक्ति पर समूह के रूप में स्थापित की गई थी ताकि राष्ट्रीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार चिकित्सा शिक्षा के लिए आवश्यक कदमों के निर्धारण किया जा सके और स्वास्थ्य सहायकों के लिए एक पाठ्यक्रम विकसित किया जा सके जो चिकित्सा अधिकारियों और MPW के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करे। बजाज समिति 1985 में स्वास्थ्य जनशक्ति योजना उत्पादन और प्रबंधन के लिए विशेष समिति का गठन किया गया था। डॉक्टर JS बजाज AIMS के तत्कालीन प्रोफेसर थे। प्रमुख सिफारिशें: राष्ट्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा नीति का निर्माण। JS बजाज AIMS के तत्कालीन प्रोफेसर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य जनशक्ति नीति का निर्माण। UGC की तर्ज पर स्वास्थ्य विज्ञान के लिए एक शैक्षिक आयोग की गठन। विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों की स्थापना। केंद्र और राज्यों में स्वास्थ्य जनशक्ति प्रकोष्ठ की स्थापना। स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों के संबंध में 10+2 स्तरों पर शिक्षा का व्यावसायीकरण। उचित प्रोत्साहन ताकि अच्छी गुणवत्ता वाले पैरामेडिकल कर्मी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो सकें। एक यथार्थवादी स्वास्थ्य जनशक्ति सर्वेक्षण का संचार। उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। चुनाव हर 4 साल पर होते हैं, कोई नहीं सही है। चुनाव भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया तो महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अर्थात जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव हर 5 साल में होते हैं और राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए पंचायत सीटों में आरक्षण है। उत्तर प्रदेश में पंचायत सीटों पर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। पंचायत सीटों का आरक्षण चक्रीय आधार पर होने जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि इस अवधि में अनुसूचित जाति के लिए एक सीट आरक्षित की जाती है तो अगले कार्यकाल में यह किसी अन्य समुदाय के लिए आरक्षित होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि पदों के लिए आरक्षण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।
वित्तीय वर्ष सन 2022-23 के लिए गेहूं और धान के लिए किसानों को एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए केंद्रीय बजट सन 2022-23 में कितनी धनराशि आवंटित की गई? 2.37 लाख करोड़। सन 2022-23 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गेहूं और धान किसानों के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए के एमएसपी के सीधे भुगतान का प्रावधान किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य रबी सीजन सन 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन सन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 123 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान शामिल होगा। भारत में रासायनिक युक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। रासायनिक मुक्त फसल मूल्यांकन भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना, कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप को वित्त पोषित करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से निधि की सुविधा दी जाएगी जो उच्च कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक हो। केंद्रीय बजट सन 2022-23 की मुख्य बातें। वित्त वर्ष सन 2022-23 के भीतर सेवाओं के शुभारंभ को सक्षम करने के लिए कैलेंडर सन 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। डिजिटल रुपया, ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके सन 2022-23 से आरबीआई द्वारा जारी किया जाएगा। रक्षा के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 68% आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है। 68%। ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कौशल या अपस्किल के लिए सशक्त बनाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड शुरू किया गया है। गेहूं धान के लिए किसानों को एमएसपी क्या है? 2.37 लाख करोड़। अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? अनुभाग 5। राजस्व परिषद की धारा 5 के तहत अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा आता है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार भू राजस्व से जुड़े सभी गैर न्यायिक मामलों का निपटान से जुड़े मामलों के अलावा राज्य सरकार में निहित है और सभी न्यायिक मामलों और निपटान से जुड़े सभी मामलों का नियंत्रण बोर्ड में निहित है। राज्य सरकार ने भू राजस्व से जुड़े गैर न्यायिक मामलों को भी नियंत्रित करने के लिए बोर्ड को कई शक्तियां सौंपी हैं। सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? दिव्यांग व्यक्तियों से। सुगम भारत अभियान दिव्यांग व्यक्तियों सहित सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने और स्वतंत्र रूप से रहने में सक्षम होने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसे सन 2015 में शुरू किया गया था। सुगम भारत अभियान में निम्नलिखित प्रमुख घटक हैं: जन जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, हस्तक्षेप, प्रौद्योगिक समाधान, कानूनी ढांचा, संसाधन निर्माण, CSR, संसाधनों सहित कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रयासों का लाभ उठाना, नेतृत्व समर्थन, दिव्यांग व्यक्ति PWD अधिनियम 1955 की धारा 44, 45, 46 क्रमशः परिवहन में गैर भेदभाव, सड़क पर गैर भेदभाव, निर्माण वातावरण में गैर भेदभाव से संबंधित है। सभी प्रतिष्ठानों, उपयुक्त सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए गैर भेदभावपूर्ण तरीके से आसान पहुंच प्रदान करने के लिए अपनी आर्थिक क्षमता की सीमा के भीतर उपाय करने के लिए दिव्यांग अधिनियम के इन प्रावधानों द्वारा अनिवार्य किया गया। खतौनी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? खतौनी लेखपाल का एक कागजात है। इसमें भूमि का ब्यौरा रहता है। नई खतौनी लेखपाल द्वारा 15 नवंबर तैयार की जाती है।
नए परिवर्तन को इसमें पीली स्याही संकेत की जाती है। नए परिवर्तन को इसमें पीली स्याही संकेत होती है, नहीं होगा। खतौनी नवंबर भूमि के खतौनी नंबर भूमि के स्वामित्व की स्थिति निर्धारित करने के लिए एक उपयोगी साधन है। यह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से लोकप्रिय है। इसमें खेती के लिए जमीन और उनके मालिक के बारे में जानकारी होती है। जब भारत में ज़मीन की बिक्री और खरीद की बात आती है तो खतौनी नंबर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें सभी प्रासंगिक जानकारी होती है। खतौनी में नए बदलाव उसमें लाल स्याही से अंकित है। जब कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में अपनी ज़मीन बेचता है तो खतौनी नंबर एक लीग उपकरण के रूप में कार्य करता है और जमींदार को बिक्री के समय इसे हाथ में रखना चाहिए। खरीदार के लिए खतौनी नंबर जमीन की वैधता को मजबूत करती है। राज्य न्यायालय में सबसे निचली अदालत किसकी होती है? नायब तहसीलदार की। नायब तहसीलदार के पास राजस्व न्यायालय में सबसे निचली अदालत है। तहसीलदार का न्यायालय उन मामलों को संभालता है जो भू राजस्व और संपत्ति कर के आकलन से संबंधित। तहसीलदार और नायब तहसीलदार राजस्व प्रशासन में प्रमुख अधिकारी हैं और सहायक कलेक्टर ग्रेड 2 की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। विभाजन के मामलों का निर्णय करते समय तहसीलदार सहायक कलेक्टर ग्रेड 1 की शक्तियों को ग्रहण करता है। एक जिला मजिस्ट्रेट जिला समाहर्ता या उपायुक्त के रूप में भी जाना जाता है। एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है जो भारत में एक जिले प्रशासन की बुनियादी इकाई का प्रभारी होता है। संभागीय आयुक्तों की सामान्य निगरानी में समाहर्ता आते हैं, जहां भी बात का पद मौजूद होता है। अपर जिला कलेक्ट्रेट में नंबर 2 अधिकारी होता है, जो समाहर्ता के ठीक नीचे और उप समाहर्ता और अन्य के ऊपर होता है। भारत में एक तहसीलदार या मामलातदार राजस्व निरीक्षकों के साथ एक कर अधिकारी होता है। वे भू राजस्व के संबंध में एक तहसील से कर प्राप्त करने के प्रभारी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रामीण समाज के संबंध में सही नहीं है? समाज में अंतःविवाह का प्रचलन, भाग्यवादिता, अंधविश्वासी समाज, जनसंख्या में एकरूपता का होना, व्यक्तिवादी भावना प्रबल। ग्रामीण समाज एक ऐसा समाज जिसमें खुली भूमि के लिए निवासियों का अनुपात कम होता है। ग्रामीण समाज में कृषि भूमि की सबसे मूल्यवान संसाधन और संपत्ति का रूप है। ग्रामीण समाज में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां खाद्य पदार्थों, रेशों और कच्चे माल का उत्पादन है। अधिकांश क्षेत्रों में भूमि धारण का वितरण परिवारों के बीच अत्यधिक असमानता है। भूमि का असमान विवरण होता है, जिसमें कुछ व्यक्तियों के पास बहुत अधिक भूमि होती है और अन्य के पास कोई भूमि नहीं होती है। ग्रामीण समाज में अंतर विवाह आम बात है। ग्रामीण समाज जनसंख्या में एकरूपता है। ग्रामीण विकास एक देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की स्थिति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए कार्यों का एक समूह को संदर्भित करता है। ग्रामीण आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार की शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि आदि क्षेत्रों में खर्च करना चाहिए। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? जरीब। जरीब कृषि क्षेत्र के मापन की सबसे अच्छी तरीका है। जरीब मध्य पूर्व और दक्षिण पश्चिम एशिया में भूमि मापन की एक पारंपरिक इकाई है। यह क्षेत्र की एक इकाई है जिसका उपयोग भूमि जोत को 1 एकड़ या हेक्टेयर के रूप में मापने के लिए किया जाता है। जरीब मोटे तौर पर दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और भारतीय बीघा, सुमेरियन आईक्यू में अन्य प्रथागत भूमि उपकरणों के बराबर था, जो 1600 और 3600 वर्ग मीटर के बीच होता है। समतल तालिका सर्वेक्षण की एक त्रिमाह विधि जिसमें क्षेत्र का
अवलोकन आलेखन एक साथ किया जाता है। यह थियोडोलाइट सर्वेक्षण की तुलना में सरल और सस्ता है, लेकिन यह ज़्यादातर छोटे पैमाने के सर्वेक्षणों के लिए उपयुक्त है। यह एक प्रिज्मई कपास कंपास एक नेविगेशन और सर्वेक्षण उपकरण है जिसका व्यापक रूप से ट्रैवर्स ट्रैवर्सिंग के असर का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, और इसके बीच के कोण, वे पॉइंट और दिशा शामिल है। एक थियोडोलाइट क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विमानों में निर्दिष्ट दृश्य बिंदुओं के बीच कोणों के मापन के लिए एक सटीक ऑप्टिकल उपकरण है। अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य क्या है? गांवों में सभी को रोजगार देकर गरीबी को खत्म करना। अपना गांव अपना काम योजना 1991-92 में शुरू की गई थी। योजना की शुरुआत ग्रामीण समुदाय में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत 30% धन सार्वजनिक योगदान के माध्यम से उपलब्ध होता है। 70% सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इस कोष का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भावनाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। इस परियोजना में स्कूल भवन, शौचालय, समुदाय भवन और सड़कें शामिल है। सन 2014 के दिशा निर्देश के बाद योजना की प्राथमिकता को भवन और नवीनीकरण में बदल दिया। कब्रिस्तान, दफन मैदान। योजना का नाम कई बार बदला। अपना गांव अपना काम से जन भागीदारी योजना तक। जन भागीदारी योजना को गोलवलकर जन भागीदारी योजना में बदला गया, और गोलवलकर जन भागीदारी योजना से महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना तक। शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तीसरा, पहला, दूसरा। शासन का बढ़ता स्तर इस प्रकार है: ग्राम सभा से बढ़ेगा पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। अच्छा, तो तीसरे नंबर पर ग्राम सभा आ गया, दूसरे पर जिला परिषद, तीसरे पर पंचायत, दूसरे पर जिला पंचायत है, और पहले पर जिला समिति। सही है। ग्राम सभा सबसे छोटी, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद सबसे बड़ा। शासन का बढ़ता स्तर: ग्राम सभा सबसे छोटा, ग्राम पंचायत समिति दूसरे नंबर पर, जिला परिषद सबसे नंबर पर। पंचायत राज व्यवस्था का अर्थ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। बलवंत राय मेहता समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की। भारत में इस प्रणाली का गठन 1992 में 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया था। 3 टायर प्रणाली है: ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर। पंचायत समिति कार्यकारी संस्था है। जिला परिषद को सलाहकार, समन्वय और पर्यवेक्षी निकाय होना चाहिए। सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? श्रावस्ती और बलरामपुर। सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य भारत और नेपाल सीमा के करीब है। यह उत्तर प्रदेश श्रावस्ती और बलरामपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कुल क्षेत्रफल 452 वर्ग किलोमीटर, इसमें 220 वर्ग किलोमीटर का मध्यवर्ती क्षेत्र है। इस बफर जोन में भावर और रामपुर क्षेत्र श्रेणी शामिल है। वनस्पति शीशम, खैर, जिगना, हल्दू आदि। वन्यजीव बाघ, चीतल, भालू, लंगूर, अजगर, कोकिला, कोयल, क्वालिस आदि। उत्तर प्रदेश में कुल 11 वन्यजीव अभयारण्य है। पहला वन्यजीव अभयारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य 1957 में चंदौली जिले में स्थापित है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है। कुल क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य सबसे छोटा 5.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश कितनी आबादी नगरी है? 22.3।
सन 2011 की जनगणना के विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख है। उत्तर प्रदेश सन 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की 16.5% है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की शहरी आबादी 22.3% थी। सन 2011 की जनगणना के उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 22.3% शहरी क्षेत्रों में रहता है, जो राष्ट्रीय औसत का 31.5% से कम है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख 12,341 है, जिसमें पुरुष महिला आबादी 10,44,80,510 पुरुष, 9,53,31,831 महिला आबादी। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद शहरी आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है, जबकि श्रावस्ती में शहरी आबादी सबसे कम प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और राष्ट्रीय औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना नहीं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, गरीबी उन्मूलन योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के तहत 2 मिलियन नौकरियां पैदा करने के लिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMRY और REGP प्रधानमंत्री रोजगार आयोग योजना ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का एक संगम है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न स्वरोजगार उद्यमों के माध्यम से ग्रामीण और साथ ही शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना। पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है ग्राम स्तर पर अपराध कम करना, गांवों का विकास, ग्राम स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण। ग्राम स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण ग्राम स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण। 73वें विधान संशोधन में ग्राम सभा को पंचायत राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में देखा जाता है, जो राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और अधिकारों को सौंपता है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण करना था, जो महात्मा गांधी की दृष्टि थी। उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। प्रशासनिक सुधार और विकेंद्रीकरण आयोग की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा 1994 में की गई थी, जिसमें पंचायतों को कार्यों के हस्तांतरण के संबंध में कई सिफारिशें की गई थी। बजाज आयोग की रिपोर्ट पर एक उच्च स्तरीय समिति, भोलानाथ तिवारी समिति, ने विचार किया, जिसने पंचायतों को 32 विषयों के हस्तांतरण की सिफारिश की। उत्तर प्रदेश ने आज़ादी के तुरंत बाद पंचायती राज व्यवस्था 1947 को पंचायती राज अधिनियम द्वारा लाया। बाद में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समितियों और जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अधिनियम के माध्यम से बलवंत राय आयोग की सिफारिश पर एक त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की स्थापना की। 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद कानूनों को संविधान के अनुरूप लाने के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत कानून संशोधन अधिनियम 1994 अधिनियमित किया गया था। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस जलवायु क्षेत्र से है? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की जलवायु आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के रूप में संदर्भित है। उत्तर प्रदेश 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ अक्षांशों के बीच, 73 अंश 3 मिनट 84 अंश 39 मिनट ईस्ट अक्षांशों के बीच है। असमान और अप्रत्याशित वर्षा
स्वतंत्र रूप स्वरूप पूर्वी मार्ग में आवर्तक सूखे और बाढ़ का कारण बनता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में हल्की बारिश होती है। उत्तर प्रदेश का तापमान 0 डिग्री से लेकर 50 डिग्री है। उत्तर प्रदेश के मौसम ग्रीष्म तूफान, प्री मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसून का निवर्तन, शीत। आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्या है? यह आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु आमतौर पर अक्षांश 20 डिग्री से 50 डिग्री के बीच स्थित होता है। आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु कोपेन वर्गीकरण का एक प्रमुख जलवायु है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु अपेक्षाकृत उच्च तापमान की विशेषता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना कुल कितनी राशि दी जाती है? 6,000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को कुल 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान निधि केंद्र सरकार की एक योजना है। 6,000 रुपये प्रति वर्ष की 3 बराबर किस्तों में हर 4 महीने में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। यह निधि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। किसान पोर्टल में किसान कॉर्नर के माध्यम से 100 पंजीकरण या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। निम्न में कौन सा ग्रामीण रोजगार के स्रोत हैं? डेयरी उद्योग, मछली पालन, पशुपालन। सारे ग्रामीण रोजगार के स्रोत सबसे महत्वपूर्ण कृषि है। जनसंख्या का लगातार 2/3 उस पर निर्भर है। पशुपालन है, मछली पालन है, डेयरी उद्योग है, बागवानी है, जैविक खेती है। उपरोक्त के अलावा कई अन्य स्रोत भी हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के कुल क्षेत्रफल में कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 60%। कृषि भूमि क्षेत्र के इस हिस्से को संदर्भित करता है जो अस्थायी फसलों के तहत और अस्थायी चारागाह के तहत कृषि योग्य है। कृषि योग्य भूमि में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा एफपीओ, एफएपीओ, एपीएओ द्वारा परिभाषित भूमि शामिल है। अस्थायी फसलों के अधीन भूमि घास काटने या चारागाह के लिए अस्थायी घास के मैदान, बाजार या रसोई उद्यान के तहत भूमि और भूमि अस्थायी रूप से पड़ती है। स्थानांतरित खेती के परिणाम स्वरूप छोड़ी गई भूमि को बाहर रखा गया। अस्थायी फसलों के अंतर्गत आने वाली भूमि ऐसी भूमि होती है जिसमें ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो लंबे समय तक भूमि पर कब्जा करती हैं और प्रत्येक फसल के बाद कोको, कॉफ़ी और रबर जैसी फसलों के बाद दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस श्रेणी में फूलों की झाड़ियाँ, फलों के पेड़, अखरोट के पेड़ और दाख लताओं के तहत भूमि शामिल है, लेकिन लकड़ी और लकड़ी के लिए उगाए गए पेड़ों के नीचे की भूमि शामिल नहीं है। अस्थायी चारागाह यह भूमि है जिसका उपयोग 5 या अधिक वर्षों के लिए चारे के लिए किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक और खेती की गई फसलें शामिल है। भारत के कुल क्षेत्रफल में कृषि योग्य क्षेत्र का प्रतिशत 60.4 है और भारत में 4 है। फलों और सब्जियों की विशिष्ट खेती को बागवानी कहा जाता है। कृषि फसलों की खेती से संबंधित इसमें पशुपालन जैसी संबद्ध गतिविधियां शामिल हैं। एक्वाकल्चर पानी में खेती है। एक्वाकल्चर मछली पालन तक सीमित नहीं है। इसमें मछली, शेलफिश, सीप, केकड़े और जलीय पौधों को तोड़ना, उठाना और कटाई करना शामिल है। मत्स्य पालन मछली के कृत्रिम साधनों के टूटने, पालन और प्रत्यारोपण को मछली पालन कहा जाता है। यह एक्वाकल्चर का प्रमुख रूप है। मैरीकल्चर यह एक्वाकल्चर की एक विशेष शाखा जिसमें खुले समुद्र में भोजन और अन्य उत्पादों के लिए समुद्री संगठनों की खेती शामिल है। यह समुद्री जल से भरे टैंक या रेसवे में रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीट या रेशम की खेती रेशम कीटों से की जाती है। ओलेरीकल्चर
बढ़ती सब्जियों का विज्ञान यानी भोजन के लिए गैर उडी पौधे, विटीकल्चर अंगूर की खेती, एपीकल्चर शहद के लिए मधुमक्खी पालन, फ्लोरीकल्चर फूलों के लिए पौधे की खेती। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कृषि कृषि प्रचारलेखन, शिकार, मछली पकड़ने और खनन जैसे कच्चे माल के निष्कर्षण और उत्पादन में शामिल कोई भी उद्योग शामिल है। प्राथमिक गतिविधियों में लगे लोगों को उनके काम की बाहरी बाहर अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कृषि प्रचार लेखन, शिकार, मछली पकड़ने, खनन जैसे खाद्य कच्चे माल के निष्कर्षण और उत्पादन में शामिल कोई भी उद्योग शामिल है। प्राथमिक गतिविधियों में लगे लोगों को उनके काम की बाहरी प्रवृत्ति के कारण लालपोश कार्यकर्ता कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र अधिक तकनीकी रूप से उन्नत हो जाता है। उदाहरण के लिए गरीब देशों में हाथ से चुनते हैं रोपण की तुलना में खेती के मशीनीकरण को सक्षम करना। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र में गतिविधियों को सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है। कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी आदि इस क्षेत्र के कुछ उदाहरण हैं। इससे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अन्य सभी उत्पादों के लिए आधार बनाता है। चूँकि हमें अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, वानिकी, मछली पकड़ने से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे कृषि और संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक गतिविधियों में लगे लोगों को उनके काम की बाहरी प्रवृत्ति के कारण लालपोश कार्यकर्ता कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र इसमें वे उद्योग शामिल हैं जहाँ प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित प्राकृतिक सामग्री से तैयार उत्पाद बनाए जाते हैं। औद्योगिक उत्पादन, सूती व कपड़ा, गन्ना उत्पादन आदि गतिविधियाँ इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसलिए यह देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है जो कच्चे माल का उत्पादन करने के बजाय माल बनाती है। चूँकि यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ी हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय के गतिविधियों में लगे लोगों को ब्लू कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र इस क्षेत्र में गतिविधियां प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों के विकास में मदद करती हैं। अपने आप में तृतीय क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां माल का उत्पादन नहीं करती हैं, लेकिन वे उत्पादन के लिए एक सहायता या समर्थन है। ट्रक, ट्रेन, बैंकिंग, बीमा, वित्त आदि द्वारा ले जाया गया माल इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यह द्वितीय क्षेत्र के समान उत्पादन को जोड़ा गया मूल्य प्रदान करता है। इन क्षेत्रों की नौकरियों को व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? कजरी। कजरी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोकगीतों में से एक है। कजरी को आमतौर पर उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भाषा में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। कजरी को काले बादलों के संबोध गीत के रूप में गाया जाता है, जो पोषण करता है और विनाश करता है, जीवन लाता है और कभी कभी मृत्यु भी लाता है। कजरी का उपयोग अक्सर अपने प्रेमी के लिए एक युवती की लालसा का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कजरी की विभिन्न शैलियाँ हैं जो सावन, झूला, विरह आदि है। कजरी संगीत में मुख्य कजरी की विभिन्न शैलियाँ हैं जो सावन, झूला, विरह आदि हैं। कजरी संगीत की मुख्य रूपांकनों में राधा और कृष्ण शामिल हैं, जो दिव्य प्रेमियों की प्रतिष्ठा कल्पना है। रसिया भी यूपी की लोकगीत की एक शैली है जो ब्रज क्षेत्र में लोकप्रिय है। चैती आमतौर पर रामनवमी के पवित्र त्योहारों के दौरान गाया जाता है। राजस अनुष्ठान 8 चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में किससे है? चकबंदी से।
राजस्व धारा 8 का संबंध चकबंदी से है। चकबंदी के जिला उप निदेशक एक खसरा तैयार करवाते हैं। चकबंदी इकाइयों में आने वाले सभी भूखंडों के संबंध में निर्धारित प्रक्रम में वार्षिक रजिस्टर के परीक्षण और सत्यापन के दौरान और फील्ड टू फील्ड पोर्टल के दौरान खोजी गई गलतियों और विवादों को दर्शाने वाला एक विज्ञान भी है। उत्तराधिकारी को भूमि के हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार है? लेखपाल। लेखपाल द्वारा भूमि उत्तराधिकारी को हस्तांतरण की जाती है। लेखपाल उत्तर प्रदेश भारत में एक लिपिक सरकारी पद है जिसमें पहले पटवारी के नाम से जाना जाता था। कर्तव्य ग्राम राजस्व लेखा और ग्राम भूमि अभिलेखों को बनाए रखना है। वे मूल रूप से ग्राम स्तर पर राजस्व प्रशासन में ग्राम लेखाकार अधिकारी होते हैं। तहसीलदार या मामलादार राजस्व निरीक्षकों के साथ एक कर निर्धारित होता है। वे भू राजस्व के संबंध में एक तहसील से कर प्राप्त करने के प्रभारी होते हैं। नायब तहसीलदार राजस्व प्रशासन में प्रमुख अधिकारी और सहायक कलेक्ट्रेट ग्रेड 2 की शक्तियों का प्रयोग करता है। विभाजन के मामलों का निर्णय करते समय तहसीलदार सहायक कलेक्ट्रेट ग्रेड 1 की अधिकारी शक्तियों को ग्रहण करता है। निम्न में से कौन सा वादों का निपटारा राज्य के राजस्व न्यायालय में किया जाता है? ये सभी मेड़बंदी, भूमि की नीलामी, भूमि पर मालिकाना हक। राज्य राजस्व न्यायालय में मेड़बंदी, भूमि की नीलामी, भूमि के स्वामित्व सभी मामलों का निपटारा किया जाता है। राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली NIC उत्तर प्रदेश राज्य इकाई द्वारा विकसित एक वेबसाइट है जिसका उद्देश्य राज्य में कंप्यूटरीकृत राजस्व न्यायालय की सभी कार्यवाही में पारदर्शिता की सुविधा प्रदान करता है और याचिकाकर्ताओं और अधिवक्ताओं की सुनवाई की तारीखों और अदालत द्वारा की जाने वाली अन्य क्रियाओं जैसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। उपधारा 1 में राजस्व न्यायालय का अर्थ है कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के किराए, राजस्व व लाभ से संबंधित वादों या अन्य कार्यवाहियों पर विचार करने के लिए किसी स्थानीय कानून के तहत क्षेत्राधिकार रखने वाला न्यायालय। लेकिन इस तरह के मुकदमों या कार्यवाही की कोशिश करने के लिए इस संहिता के तहत मूल अधिकार क्षेत्र वाले सिविल न्यायालय को शामिल नहीं करता है। मणि पर्वत उत्तर प्रदेश किस जिले में? अयोध्या में है। मणि पर्वत उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में। यह 65 फीट ऊंचा पर्वत है। ऐसा माना जाता है कि यह संजीवनी बूटी वाली पहाड़ी का एक हिस्सा था जो हनुमान जी द्वारा लंका ले जाने के लिए दौरान गिर गया था। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी से तब गिरा था जब यह लक्ष्मण को ठीक करने के लिए हाथ में पहाड़ी लेकर चल रहे थे। आगंतुकों की पूजा के लिए पहाड़ी के ऊपर कई मंदिर थे। कुछ विद्वान इसे बौद्ध मूल का मानते थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध 6 साल तक अयोध्या में रहे। उन्होंने मणि पर्वत से धर्म के नियम के बारे में अपने उपदेश दिए। पर्वत में अशोक द्वारा निर्मित एक स्तूप और एक प्राचीन बौद्ध मठ भी था। गांव के नक्शे को गांव में कहा जाता है सजरा। गांव के नक्शे को गांव में सजरा कहा जाता है। सजरा सुजरा एक विस्तृत गांव का नक्शा है जिसका उपयोग भारत में कानूनी, भूमि स्वामित्व और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। एक सुजरा गांव की जमीनों को जमीन के टुकड़ों में मैप करता है और प्रत्येक पार्सल को एक अद्वितीय संख्या देता है। पटवारी इन पार्सलों में से प्रत्येक के लिए खसरा नामक दस्तावेज में एक रिकॉर्ड रखता है। खसरा गिरदावरी भारत और पाकिस्तान में उपयोग की जाने वाली एक कानूनी राजस्व विभाग का दस्तावेज है जो भूमि और फसल के विवरण को निर्दिष्ट करता है। यह अक्सर एक सजरा के संयोजन के साथ प्रयोग किया जाता है जो कि खसरा गिरदावरी द्वारा वर्णित भूमि का प्रशासन करने वाले गांव के संदर्भ मानचित्र के लिए उपयोग किए जाने वाले मालिक का एक परिवार का पेड़ है।
भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट सन 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पेड़ों की निम्न में से कौन सी प्रजाति सबसे अधिक प्रतिशत में पाई जाती है? मैंगीफेरा इंडिका। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में मैंगीफेरा इंडिका प्रजाति के पेड़ सबसे अधिक प्रतिशत में पाए जाते हैं। मैंगीफेरा इंडिका, जिसे आमतौर पर आम के रूप में जाना जाता है, एनाकार्डियासी परिवार में फूलों के पौधे की एक प्रजाति है। माना जाता है कि आम की उत्पत्ति उत्तर पश्चिम म्यांमार, बांग्लादेश और भारत के बीच के क्षेत्र में हुई है। यह एक बड़ा फलदार वृक्ष है जो लगभग 30 मीटर की ऊंचाई और मुकुट की चौड़ाई 3.7 मीटर यानी 12 फीट से अधिक की ट्रंक परिधि तक बढ़ने में सक्षम है। मैंगीफेरा इंडिका को सदियों से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में अलग अलग पालतू बनाया गया था। इसके परिणामस्वरूप आधुनिक आमों में दो अलग अलग आनुवंशिक आबादी, भारतीय प्रकार और दक्षिणी एशियाई प्रकार थी। तब से आम को दुनिया के अन्य गर्म क्षेत्रों में पेश किया गया है। प्रजातियों को पहली बार लिनियस द्वारा 1753 में वर्णित किया गया था। आम भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस का राष्ट्रीय फल है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। ग्राम पंचायतों के बारे में क्या सही नहीं है? मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं, ये गलत है। ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच होते हैं। एक ग्राम पंचायत में 10 पंच हो सकते हैं। पंचों के चुनाव में समान मत होने पर स्थिति में यह लॉट द्वारा तय किया जाता है, ये सब सही है। पंचायत पिरामिड प्रणाली में ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर है। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य सामाजिक मुद्दों का ध्यान रखना, स्कूलों, सड़कों और जल निकासी सुविधाओं आदि का निर्माण और रखरखाव करना, स्थानीय कर लगाना और एकत्रित करना। ग्राम पंचायत गांव के मतदाताओं के सामान्य निकाय यानी ग्राम सभा के साथ साथ पदानुक्रम में उसके ऊपर के दो स्तरों के अधिकार के प्रति जवाबदेह है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम स्तर पर एक ग्राम पंचायत होती है जिसका चुनाव ग्राम सभा करती है। एक ग्राम पंचायत के एक से अधिक गांव हो सकते हैं। ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभाजित होती है। प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत में अधिकतम शक्ति 20 पंच और शक्ति एक ग्राम पंचायत में 10 पंच हो सकते हैं। पंचों के चुनाव में समान मत होने की स्थिति में लॉट द्वारा तय किया जाता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल होता है। सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। पंचायत सचिव की नियुक्ति सरकार करती है। ग्राम पंचायत मुख्यालय में आयोजित ग्राम पंचायत की बैठक पंचायती राज शहरी और उपनगरीय नगरपालिकाओं के विपरीत ग्रामीण भारत में गांवों की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। इसमें पंचायती राज संस्थाएं शामिल है जिसके माध्यम से गांवों की स्वशासन का एहसास होता है, जिन्हें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय को मजबूत करने की ग्रामीण सूची में सूचीबद्ध 29 विषयों सहित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित संविधान का खंड है। यह निर्धारित करता है कि 2 मिलियन से अधिक निवासियों वाले राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तर हैं: जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। भारत में छोटी भूमि जोत का औसत आकार क्या है? 1 से 2 हेक्टेयर। जोतों के आकार वर्ग आधार। सीमांत बोलेंगे 0.5 से 1 हेक्टेयर के बीच में होगा तो उसको सीमांत बोलेंगे। 1 हेक्टेयर से कम को सीमांत बोलेंगे। छोटा 1 से 2 होगा तो छोटी भूमि जोत बोलेंगे। अर्ध मध्यम 2 से 4 अर्ध मध्यम हो जाएगा। मध्यम क्या होता है? 4 से 10 होता है। 10 से और इससे अधिक 10 से अधिक बड़ा हो गया। कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना वर्ष
सन 2017 में उत्तर प्रदेश में की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को लाभ के लिए सन 2017 में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय का नेतृत्व करेंगे। मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों के अलावा कई अन्य व्यक्तियों को नामित किया गया था। इस पैनल में कई किसान प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस आयोग की स्थापना का लक्ष्य वर्ष सन 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना था। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश वर्तमान मुख्य सचिव हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा वर्तमान सचिव हैं। उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त कौन था? विशंबर दयाल थे। विशंबर दयाल यूपी के पहले लोकायुक्त थे। वर्तमान में जस्टिस संजय मिश्रा 7वें यूपी के लोकायुक्त हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा स्टेट बर्ड, सार्स क्रेन राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, रिहंद नदी। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जसवंत सिंह सैनी को। उत्तर प्रदेश सरकार ने जून सन 2001 में पूर्व भाजपा राज्य सचिव जसवंत सिंह सैनी को उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सहारनपुर के रहने वाले सैनी पिछले 1 साल से आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। राज्य ओबीसी पैनल प्रमुख का पद इनके पूर्व अध्यक्ष फागू सिंह चौहान के जुलाई सन 2019 में बिहार के राज्यपाल बनने के बाद खाली हो गया। बाबू हरितो उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग के अध्यक्ष। संजय मिश्रा यूपी लोकायुक्त। अशफाक सैफी उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। बालकृष्ण नारायण उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। देवेंद्र सिंह चौहान मई सन 2022 तक उत्तर प्रदेश के DGP। देवेंद्र सिंह चौहान। डॉक्टर बाबूराम हरितो उत्तर प्रदेश के SC/ST के अध्यक्ष। संजय मिश्रा यूपी लोकायुक्त। अशफाक सैली उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। बालकृष्ण नारायण उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। देवेंद्र सिंह चौहान मई सन 2024 उत्तर प्रदेश DGP। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य वर्ष सन 2022 तक उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दोगुना करना है? किसान कल्याण मिशन का उद्देश्य सन 2022 तक उत्तर प्रदेश में किसानों की आय को दोगुना करना, कल्याण करना किसानों का। किसान कल्याण मिशन इनकी आय दोगुना करना, इनका कल्याण करना। इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य सरकार को कई विभाग जैसे बागवानी, मंडी परिषद, पशुपालन, गन्ना भोजन और आपूर्ति, मत्स्य पालन, पंचायती राज सामूहिक रूप से काम करेंगे। 6 जनवरी सन 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसान की आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन नामक एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसमें सभी 75 जिलों के प्रत्येक किसान विकास खंड में किसानों के कल्याण के लिए 3 सप्ताह लंबे अभियान का समन्वय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरोजनी नगर के लखनऊ विकास खंड से मिशन का शुभारंभ किया। राज्य सरकार के कई विभाग जैसे कि बागवानी, मंडी परिषद, पशुपालन, गन्ना, मत्स्य पालन के लिए खाद्य और आपूर्ति और पंचायती राज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किए गए मिशन के तहत मिलकर कार्य करेंगे। वाराणसी उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी द्वारा। वाराणसी उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह केंद्र एक लोकप्रिय कन्वेंशन डेस्टिनेशन बनकर पर्यटकों और कारोबारियों को शहर की ओर आकर्षित करेगा। रुद्राक्ष नामक विश्वव्यापी सहयोग और सम्मेलन केंद्र में 108 रुद्राक्ष हैं, जिसमें शिवलिंग के आकार की छत है। राजनाथ सिंह रक्षा
धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता, नरेंद्र मोदी अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन। 1986 में राजीव गांधी द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थान के पुनरुद्धार पर नियुक्त समिति का नाम बताइए। जी.वी.के. राव समिति। पंचायती राज यह भारत में स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। इसे 1992 में भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था। इस प्रणाली के 3 स्तर ग्राम स्तर, मंडल परिषद और जिला परिषद। मंडल परिषद को ब्लॉक समिति या पंचायत समिति बोलते हैं। पंचायत राज व्यवस्था के सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया गया था। भारत में पंचायती राज के बारे में सिफारिशों के लिए गठित समितियों की सूची: बलवंत राय मेहता 1957, वीटी कृष्णमाचारी 1960, तखतमल जैन स्टडी ग्रुप 1966, तखतमल जैन स्टडी ग्रुप 1966, अशोक मेहता 1978, जी.वी.के. राव समिति 1985, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति 1986, पी.के. थंगोन समिति 1989, एस. मोहिंदर सिंह सन 2013, जी.वी.के. राव समिति 1985। जिला परिषद भारत की पंचायती राज व्यवस्था में प्रमुख स्थान होना चाहिए। जिला परिषद भारत की पंचायती राज व्यवस्था में प्रमुख स्थान होना चाहिए। एल.एम. सिंघवी समिति 1986। स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक मान्यता। राजीव गांधी द्वारा 1946 में लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थान का पुनरुद्धार पर नियुक्त समिति। अशोक मेहता समिति 1978। पंचायती राज संस्थाओं मंडल पंचायत और जिला परिषद की 2 स्तरीय प्रणाली। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्थानों ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद की त्रिस्तरीय प्रणाली 1957। श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का उद्देश्य का विकास करना है। सुनियोजित रुर्बन क्लस्टर। श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन एसपीएमआरएम ग्रामीण विकास मंत्रालय एमओआरडी द्वारा 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी ढांचे को वितरित करने के लिए शुरू की गई थी, जिसमें आर्थिक गतिविधियों का विकास और कौशल विकास भी शामिल है। एसपीएमआरएम का पूर्ववर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान पूरा था, जिसकी घोषणा सन 2003 में की गई थी। मिशन के उद्देश्य ग्रामीण शहरी विभाजन को पाटना और आर्थिक, तकनीकी और सुविधाओं और सेवाओं से संबंधित मिशन के तहत 300 रुर्बन समूहों को समयबद्ध तरीके से विकसित करने की परिकल्पना की गई थी, जिसमें से 296 समूह का चयन किया गया है और एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। शहरीकरण को बढ़ते संकेतों को दर्शाने वाले देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रुर्बन समूहों की पहचान की गई। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, गैर कृषि रोजगार का उच्च स्तर, बढ़ती आर्थिक गतिविधियों की उपस्थिति और अन्य सामाजिक आर्थिक मानदंड। 21 फरवरी सन 2020 को श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के शुभारंभ की 4वीं वर्षगांठ है। एसपीएमआरएम का केंद्र प्रायोजित योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भारत सरकार द्वारा सन 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मिलाकर शुरू किया गया था। मार्च सन 2018 में इसे आगे बढ़ा दिया गया और मार्च सन 2020 तक जारी रहेगा। एक ही खेत में एक या दो से अधिक फसलों की खेती अंतरण फसल कहलाता है। अंतरण फसल एक बहु फसल प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को निकटता में उगाया जाता है। अंतर फसल का सबसे आम लक्षण संसाधनों या पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं का उपयोग करके किसी भी भूमि पर अधिक उपज का उत्पादन करना, अन्यथा यह एक फसल द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा।
अधिक विभिन्न प्रकार के कीटों और मिट्टी के जीवों के लिए आवास प्रदान करके संगत पौधे की अंतर फसल जैव विविधता में मदद कर सकती है। अंतर फसल प्रक्रिया मिश्रण अंतर फसल, पत्ती फसल, अस्थाई अस्थाई अंतर फसल, मिश्रित अंतर फसल। यह सबसे बुनियादी रूप है जिसमें घटक फसलें उपलब्ध स्थान में पूरी तरह मिश्रित की जाती हैं। पत्ती इसमें वैकल्पिक पंक्तियों में व्यवस्थित घटक फसलें शामिल हैं। अस्थाई अंतर फसल इसमें धीमी गति से बढ़ने वाले फसल के साथ तेजी से बढ़ने वाले फसल को बोया जाता है ताकि धीमी गति से बढ़ने वाले फसल के परिपक्व होने से पहले तेजी से बढ़ने वाली फसल को काटा जा सके। फसल चक्र भूमि के एक ही भूखंड पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें लगाने की प्रथा है। यह मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है और मिट्टी में पोषण का अनुकरण करता है और कीट और खरपतवार के खतरे को कम करता है। फसल विविधीकरण से तात्पर्य किसी विशेष खेत पर कृषि उत्पादन में नई फसलों और फसल प्रणालियों को जोड़ने से है। यह पूरक विवरण अवसरों के साथ मूल्य वर्धित फसलों से अलग अवसर प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन संस्था का कार्य नहीं है? कुशलता और नौकरी दिलाने की सेवाएं निःशुल्क, उम्मीदवारों को ऋण प्रदान करना, प्रशिक्षण के दौरान परिवहन आवास, 6 महीने के लिए पोस्ट प्लेसमेंट समर्थन। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना सन 2014 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है। इस योजना का केंद्र 15 से 35 वर्ष के बीच ग्रामीण गरीब युवाओं पर है। इस योजना की निगरानी ग्रामीण सरकार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जाती है। उसके उद्देश्य गरीबों और वंचितों को लाभ प्राप्त करने के सक्षम बनाना, सामाजिक रूप से वंचित SC ST 50%, अल्पसंख्यक 15%, महिला 33% का अनिवार्य है। पोस्ट प्लेसमेंट समर्थन, प्रवासन समर्थन और पूर्व छात्र नेटवर्क, कम से कम 75% प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए गारंटीड नौकरी दिलाना, नए प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का शोषण करना, उनके कौशल का विकास करना, ग्रामीण युवाओं की व्यवस्था आकांक्षाओं को पूरा करना। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन प्रणाली का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? अधिसूचित क्षेत्र परिषद से नहीं है। स्थानीय स्वशासन का एक आवरण है जिसे अपने क्षेत्र के स्थानीय लोगों द्वारा शासन को संदर्भित करती है। लोग स्थानीय परिषदों और उनके प्रमुखों को चुनकर उन्हें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए अधिकृत करते हैं। भारत में आमतौर पर 2 प्रकार की होती है, ग्रामीण स्वशासन और शहरी स्वशासन। एक ग्रामीण क्षेत्र में इसे पंचायती राज के रूप में और शहरी क्षेत्रों और नगर पालिका या नगर निगम के रूप में मान्यता प्राप्त है। स्थानीय सरकार जनता के सीधे संपर्क में होती है। यह सरकार का सबसे निचला स्तर है जो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ एक संपर्क बनाता है। स्थानीय सरकार 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से संवैधानिक मान्यता मिलती है। संशोधन ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिसूचित क्षेत्र परिषद ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। भारत में स्थानीय स्वशासन 2 भागों में विभाजित है: ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र की स्वशासी निकाय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद ग्राम स्तर पर काम करती है, एक प्रखंड स्तर पर काम करती है, जिला स्तर पर काम करती है। शहरी क्षेत्र स्वशासी निकाय नगर निगम या महापालिका हो गया, नगर पार्षद, नगर निगम, नगर पंचायत हो गया। पानी पंचायत एक आंदोलन को दिया गया नाम है जिसे पहली बार विलासराव सालुंके द्वारा महाराष्ट्र में 1974 में शुरू किया गया था। पानी पंचायत एक आंदोलन को दिया गया नाम है जिसे सबसे पहले श्री विलासराव लुसांके ने शुरू किया था। यह 1974 में महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त पुरंदर तालुका के नायगांव गांव के किसानों को प्रेरित करने के लिए है।
पानी पंचायत के सिद्धांतों में निष्पक्षता, मांग प्रबंधन, भूमिहीनों के अधिकार, समुदाय के भागीदारी और संसाधन की स्थिरता शामिल है। ग्राम गौरव प्रतिष्ठान की स्थापना के लिए प्रयोग के मापने को बढ़ाने की मांग के परिणामों से किसान प्रभावित हुए, जिसके माध्यम से भूजल और सतही जल प्रबंधन दोनों को शामिल करने के लिए काम का विस्तार किया गया। विलास राव लुसांके, इन्हें व्यापक रूप से पानी बाबा के नाम से जाना जाता है। A.R. अंतुले, यह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। A.R. अंतुले, बाबा आमटे, यह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जो कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए अपने काम के लिए जाने जाते थे। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें भारत के आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है। अन्ना हजारे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने, सरकारी पारदर्शिता बढ़ाने और आधिकारिक भ्रष्टाचार की जांच और दंडित करने के लिए आंदोलनों का नेतृत्व किया। इन्होंने भारतीय भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया और भारत सरकार पर भ्रष्टाचार विरोधी कानून लोकपाल विधेयक सन 2011 को लागू करने के लिए दबाव डालने के लिए भूख हड़ताल शुरू की, जैसे कि जन लोकपाल विधेयक में परिकल्पित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता नहीं है? सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध विशिष्ट सामाजिक घटनाओं से है। यह नहीं होगा। सामाजिक सर्वेक्षण की विषय सामाजिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त तरीके, समुदाय की जानकारी प्रदान करना, विधि और उपकरणों का नियोजन, संगठन, अध्ययन पद्धति पूरी तरह से वैज्ञानिक, तुलनात्मक अध्ययन, समाजशास्त्र के विषय का अध्ययन, गणनीय तथ्यों का संग्रह, सीमित और विस्तृत तथ्यों का संकलन। सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धति का मूल उद्देश्य किसी सामाजिक घटना या समस्या के बारे में भरोसेमंद तथ्य एकत्रित करना है। सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य समूह जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं और व्यवहारों के संबंध में गणनात्मक तथ्यों का संग्रह है। सभी राज्यों में मवेशियों को सरकार द्वारा जारी पशु स्वास्थ्य कार्ड का क्या नाम है? नकुल स्वास्थ्य कार्ड। नकुल स्वास्थ्य कार्ड एक पशु कल्याण कार्यक्रम में पशु स्वास्थ्य कार्ड, नकुल स्वास्थ्य कार्ड के साथ दूध वाले जानवरों को यूआईडी पहचान और एक राष्ट्रीय डेटाबेस का प्रावधान शामिल है। योजना के तहत यूआईडी का उपयोग करके दूध वाले 8.5 करोड़ जानवरों की पहचान की जाएगी। उनका डेटा पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता डेटाबेस पर सूचना नेटवर्क पर अपलोड किया जाएगा। यह पशु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे पशुधन उत्पादों के व्यापार में भी वृद्धि होगी। यह भारत सरकार द्वारा नवंबर सन 2016 में बोवाइन उत्पादकता योजना पर राष्ट्रीय मिशन के तहत पशु संजीवनी का एक घटक है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय पुरुषोत्तम रूपाल। मनरेगा के तहत पंचायत की सामाजिक लेखा दल का मुखिया कौन होता है? वार्ड के बाहर का एक व्यक्ति जहां काम किया जाए। मनरेगा के अनुसार प्रत्येक राज्य को एक सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई स्थापित करने की आवश्यकता है, जो राज्य में मनरेगा को लागू करने के लिए एजेंसी से स्वतंत्र होगी। एसएयू को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। एसएयू का नेतृत्व का एक पूर्णकालीन निर्देशक द्वारा किया जाना चाहिए, जिसने कम से कम 15 वर्षों तक लोगों के अधिकारों के लिए सामाजिक क्षेत्र में काम किया है। महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सन 2005। यह श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है, जिसे आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी सन 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त सन 2005 को पारित किया गया के तहत लॉन्च किया गया था। इस अधिनियम को पहली बार 1991 में वीपी नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया। मनरेगा एक योजना है जो मनरेगा अधिनियम पर आधारित है। मनरेगा का क्रियान्वयन मुख्य रूप से ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। मनरेगा के लिए नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। मनरेगा का जनादेश प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना, जिसके बेशक मत्स्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के स्वेच्छा से काम करते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए देय प्रीमियम है 436 रुपये। मई सन 2022 सरकार ने अपनी प्रमुख बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY के लिए प्रीमियम बढ़ाया है। PMJJBY की प्रीमियम दर को बढ़ाकर 1.25 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है, जो सालाना 330 रुपये से बढ़कर 436 रुपये हो गई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई सन 2015 को कोलकाता में PM नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। एक सरकारी योजना है। यह एक जीवन बीमा योजना है जिसे पहली बार भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी सन 2015 की बजट शीट पर पेश किया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित की जाती है। PMJJBY योजना के लिए मूल प्रीमियम राशि INR 330 है और इसके बाद आपके नामांकन के महीने के आधार पर कम हो जाती है। राशि सीधे संबंधित बैंक खाते से ऑटो डेबिट तरीके से काट ली जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना जैसी 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जो समाज के गरीब और निम्न आय वर्ग के लिए जीवन व्याप्ति प्रदान करता है और यह 2 लाख रुपए की अधिकतम सुनिश्चित राशि प्रदान करती है। PM जीवन ज्योति बीमा योजना द्वारा दिए जाने वाले लाभों की चर्चा नीचे की गई है। बीमित व्यक्ति मृत्यु के मामले में अगले पात्र लाभार्थी को मृत्यु लाभ प्रदान किया जाता है, जिसमें 2 लाख रुपए की मृत्यु व्याप्ति भी शामिल है। शुद्ध टर्म बीमा योजना होने के कारण प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा कोई परिपक्वता प्रदान नहीं करता। यह योजना 1 वर्ष के लिए जोखिम व्याप्ति भी प्रदान करती है, जिसे वार्षिक रूप से नवीनीकृत किया जा सकता है। बीमा धारक ऑटो डेबिट के विकल्प के माध्यम से लंबी अवधि का विकल्प भी चुन सकते हैं जो उनके खाते से जुड़ा है। यह योजना अपने मासिक प्रीमियम भुगतान के माध्यम से धारा 80C के तहत कर कटौती भी प्रदान करती है। जीवन व्याप्ति 1 जून से 31 मई तक की अवधि के लिए 2 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। यह नवीकरणीय होगा।